के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 5 में वैशाली नगर के कल्पना अपार्टमेंट में रहने वाले 38 वर्षीय गिरधर सिंह बिष्ट, जिन्हें लोग वहां पर गिरधारी के नाम से जानते थे, उनकी 13वीं के अगले ठीक दिन वो साक्षात अपने घर वापस आ गए। जी हाँ, जिस व्यक्ति यानी कि गिरधारी को सबने मरा हुआ मान लिया था और वो 13वीं के दिन वापस अपने घर में आए, जिस व्यक्ति को मृत मानकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, जिसकी कथित हत्या के आरोप में पड़ोसियों सहित 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात धाराओं में हत्या का मुकदमा भी दर्ज हो चुका था, जिसके सबका 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी 24 जून 2026 को 13वीं का विशाल भोज भी आयोजित हुआ। वह व्यक्ति 25 जून 2026 की सुबह अचानक एक ऑटो से उतरा और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। गिरधर सिंह बिष्ट को साक्षात अपने सामने खड़ा देख शोक सभा में आए सभी मेहमान, परिजन और आसपास के पड़ोसियों के होश उड़ गए और पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे उसे भूत समझकर भागने लगे। इस सनसनीखेज घटना ने न केवल हंसते खेलते परिवार वालों को कानूनी पचड़े में फंसाने वाली पुलिसिया लापरवाही को उजागर किया, बल्कि देश की शिनाख्त प्रणाली और जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया। इस विशेष खोजी रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार ढंग से पूरी घटना के हर उस शख्स के पहलू को खंगालेंगे कि आखिर एक जिंदा इंसान अब कागजी कार्रवाई में मुर्दा बन गया और गिरधर सिंह बिष्ट जिंदा है, तो वह सब किसका था जिसे मुखाग्नि दी गई। इस पूरी रहस्यमयी कहानी की पटकथा जो है वो करीब 1.5 महीने पहले गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर की कल्पना अपार्टमेंट सोसाइटी के बाहर लिखी जानी शुरू हुई थी। इसी अपार्टमेंट में रहने वाले नैना नामक एक महिला अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सोसाइटी के ठीक बाहर अंडे का ठेला लगाती थी। नैना के पति के दोनों हाथ पूरी तरह से खराब थे, जिसके कारण पूरी घर की जिम्मेदारी नैना के कंधों पर थी। 13 मई 2026 की शाम को हमेशा की तरह नैना अपने ठेले पर अंडे उबाल रही थी और अपने काम में व्यस्त थी। इसी बीच मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर बताए जाने वाले गिरधर सिंह बिष्ट वहां पहुंचे। उन्होंने आप देखा ना ताब ठेले पर उबलते हुए खौलते पानी के भगोने को उठाया और सीधा नैना के ऊपर उड़ेल दिया। खौलते पानी से झुलसने के कारण नैना की चीख निकल गई और वह अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर चिल्लाते हुए पास की एक ऑटोमोबाइल दुकान के अंदर घुस गई। जब उस दुकान के अंदर 3 भाई बैठे हुए थे, उस समय शैलेश वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा और सुनील वर्मा सभी मौजूद थे। तीनों भाइयों ने अपनी इस मानवता का परिचय दिया और बीच बचाव किया और गिरधारी सिंह को भी रोका। उन्होंने गिरधारी को डांट लगाई, जिसके बाद गिरधारी वहां से चुपचाप चला गया और पीड़ित महिला को नैना को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। चूँकि यह स्थानीय और सोसाइटी का मामला था, इसलिए पुलिस के पास किसी ने भी शिकायत नहीं की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ था। मामला तो अब शुरू हुआ था। ठीक अगले दिन 14 मई 2026 की सुबह जब शैलेश वर्मा अपनी ऑटोमोबाइल की दुकान खोलने के लिए पहुंचे और शटर उठाने के लिए नीचे झुके थे, तभी गिरधर सिंह बिष्ट अचानक हाथ में हथौड़ा लेकर वहां आ धमके। गिरधर ने अपनी पिछली रंजिश और डांट का बदला लेने के लिए पूरी ताकत से हथौड़े से शैलेश वर्मा के सर पर वार किया। हथौड़े का बार लगते ही शैलेश का सिर फटा और खून का फव्वारा छूट पड़ा। आसपास के दुकानदार इकट्ठा हुए और उन्हें शैलेश को बचाया और इसके बाद गिरधारी सिंह वहां से भाग निकला। शैलेश वर्मा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर में 60 टाँके आए। 14 मई के जानलेवा हमले के बाद स्थानीय दुकानदार और पीड़ित शैलेश वर्मा के परिजन तुरंत गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को 13 तारीख को महिला नैना पर गर्म पानी फेंकने और 14 तारीख को शैलेश के सिर पर हथौड़े से हमला करने की पूरी बात विस्तार से बताई और गिरधारी सिंह बिष्ट के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। परंतु हम सभी जानते हैं कि जैसा अक्सर देखा भी जाता है कि कौशाम्बी थाना पुलिस ने इस अत्यंत गंभीर मामले को बेहद हल्के अंदाज में लिया और कहा एक महिला को गंभीर रूप से जलाने और एक युवक के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला करने जैसे संगीन वारदातों के बावजूद पुलिस ने उस पर तुरंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज होकर 17 मई को भारी संख्या में स्थानीय व्यापारी और सोसाइटी के लोगों ने थाने का घेराव किया और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। जनता के भारी दबाव और आक्रोश के आगे पुलिस ने अपने घुटने टेक दिए और 17 मई को शैलेश वर्मा की तहरीर पर गिरधारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन वहां की पुलिस का रवैया ढीला साफ दिख रहा था। पुलिस ने जानलेवा हमला करने जैसी गंभीर धाराओं के बाद बजाय मैं सिर्फ 151 शांति भंग की आशंका में मुकदमा दर्ज किया और बेहद मामूली निरोधात्मक धाराओं के तहत गिरधारी को गिरफ्तार किया और कानूनी औपचारिकता पूरी करके उसे दासना जेल भेज दिया। जेल जाने के महज 3 दिन बाद 21 मई को
शालीमार गार्डन स्थित स्थानीय कोर्ट ने गिरधारी सिंह बिष्ट की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। जैसे ही कोर्ट का परवाना डासना जेल पहुंचा, गिरधर सिंह को जेल से छुड़ा दिया गया। 21 मई 2026 को जब गिरधर डासना जेल से रिहा होने वाले थे तो उनके परिजन, उनकी बुजुर्ग माँ देवा बिष्ट, बहन और रिश्तेदार शामिल थे। जेल के मुख्य गेट के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वे उन्हें अपने साथ घर ले जा सकें। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी गिरधारी जेल से बाहर नहीं आए। जब परिजनों ने जेल प्रशासन और पुलिस से पूछताछ की तो पता चला गिरधारी पहले ही रिहा होकर चुपचाप वहां से निकल गया। परिजनों ने गिरधारी की तलाश में गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन और रिश्तेदारों के घर की खाक छानी, लेकिन गिरधारी का कहीं भी पता नहीं चला। थक कर परिवार ने सोशल मीडिया पर भी गिरधारी की तस्वीरें पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई और कौशाम्बी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। तभी इस कहानी में नाटकीय मोड़ आया। गिरधारी के लापता होने के करीब 22 दिन बाद 12 जून 2026 को गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नाहल गंगन नहर झाल में पुलिस को एक अज्ञात लावारिस और बुरी तरह सड़ चुका शव तैरता हुआ मिला। सब कई दिनों तक पानी में रहने के कारण पूरी तरह गल चुका था। सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से गंगन नहर में लावारिस लाश मिलने की सूचना जैसे गिरधारी के परिजनों में पहुंची, वे तुरंत मसूरी से संपर्क कर मोर्चरी पहुंचे। मोर्चरी में लाश को देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। गिरधर की मां और बहनों ने रोते हुए दावा किया कि यह सब किसी और का नहीं बल्कि उनके लापता बेटे गिरधर सिंह बिष्ट का है। सबकी पहचान करने के बाद गिरधर के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत मंसूरी कौशाम्बी रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा और आरोप भी लगाया कि गिरधर की हत्या की गई है। उनका सीधा शक उन्हीं तीनों भाइयों शैलेश, धर्मेंद्र, सुनील और उनके साथियों पर गया, जिनके साथ 14 मई को गिरधर का हथौड़े वाला विवाद हुआ था। उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल से छूटने के बाद इन दुकानदारों ने गिरधर को रास्ते से हटा दिया है। परिजनों के भारी हंगामे और राजनीतिक दबाव के कारण मसूरी थाना क्षेत्र ने गिरधर की मां देवा बिष्ट की तहरीर पर शैलेश, धर्मेंद्र और सुनील वर्मा सहित कुल 7 लोगों और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। परिवार को सामान्य पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं था। उन्होंने अत्यधिक गुहार लगाई और दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर से एक बार पोस्टमार्टम हुई और फिर दोनों की रिपोर्ट एक ही आई। मृतक के शरीर पर किसी भी धारदार हथियार, लाठी, डंडे या गोली का कोई निशान नहीं था, ना ही कोई चोट पाई गई थी। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने मामले में नामजद किए गए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं की। मामले की गहन जाँच शुरू हुई। 2 बार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने औपचारिकताएं निभाते हुए अज्ञात शव गिरधारी के परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने उस शव को गिरधर सिंह बिष्ट का ही मानकर पूरे रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों की कड़ी में 24 जून 2026 को गिरधारी सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए उनकी 13वीं का भोज आयोजित किया गया। इस शोक सभा और भोज में सोसाइटी के लोग, दूर दराज से आए मेहमान और रिश्तेदार सभी शामिल थे। दूर दराज से मेहमान और रिश्तेदारों ने सभी शामिल थे, जिन्होंने गिरधर की माला चढ़ी तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। कल्पना अपार्टमेंट सोसाइटी के बाहर अभी कुछ मेहमानों का आना जाना लगा था, तभी सोसाइटी के मुख्य गेट पर एक ऑटो टेम्पो आकर रुका। ऑटो से एक 38 वर्षीय युवक उतरा। उसने सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को अपना नाम और फ्लैट का पता बताया। जैसे ही गार्ड ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साक्षात गिरधर सिंह बिष्ट थे। गार्ड इतना डर गया और हैरान रह गया कि वह कुछ पूछने और बोलने के में स्थित नहीं था। गिरधर बेहद सामान्य तरीके से चलते हुए अपने फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ, जहां अभी कुछ लोग और पड़ोसी बैठे हुए थे। गिरधर चुपचाप जाकर मेहमानों और पड़ोसियों के बीच में आराम से बैठ गया। जैसे ही वह बैठे, उनकी नज़र ठीक सामने दीवार पर टंगी अपनी तस्वीर पर पड़ी, जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी थी। गिरधर अपनी तस्वीर को एक तरफ निहारने लगा, तभी उनके बगल में बैठे एक पड़ोसी की नज़र गिरधर पर पड़ी। वह एक बार दीवार पर टंगी साक्षात तस्वीर को देखता और फिर एक बार बगल में बैठे गिरधर को देखता। पड़ोसी का दिमाग चकरा गया। वह पूरी तरह हड़बड़ा और घबरा गया। उसने कांपती आवाज़ में चिल्लाकर पूछा, गिरधर, क्या सच में तुम गिरधर हो? इस पर गिरधर ने बेहद सहजता से हाँ जवाब दिया, हाँ मैं ही गिरधर हूँ, बता तुम क्या करोगे? यह सुनते ही पूरे कमरे और घर के अंदर चीख पुकार मच गई। जो मेहमान शोक सताने आए थे, बेभूत प्रेत के डर से बाहर की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते पूरे खबरिया कॉलोनी और वैशाली इलाके में सोशल मीडिया पर जंगल की तरह फैल गई। हजारों की संख्या में लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ। 112 पर सूचना दी गई कि मरा हुआ इंसान जिंदा वापस आ गया। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची। भीड़ के बेकाबू होने के डर से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया, जिसे पुलिस ने खुलवाया
और गिरधारी को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पुलिस अधिकारी भी हैरान थे कि जिस व्यक्ति के आरोप में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था वह साक्षात उनके सामने चाय पी रहा था। पुलिस ने पूछा 39 दिन तक तुम कहाँ थे, वह घर क्यों नहीं आया? गिरधारी ने इस पर जो कहानी बताई वो बेहद हैरान थी। 31 मई को जब मुझे दासना जेल से रिहा किया गया तो मेरा संतुलन ठीक नहीं था मानसिक। मैं पड़ोसियों के साथ झगड़े, पुलिस की केस और पारिवारिक कलह से बेहद परेशान और दिमागी तौर पर अशांत था। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था। जेल के गेट के बाहर निकलते मैंने देखा मेरे घर वाले खड़े हैं, लेकिन मैंने चकमा देकर चुपचाप वहाँ से भाग गया। मैं सीधे बस स्टैंड गया, जहाँ से मैं पंजाब वाली बस में बैठ गया। गिरधर ने आगे बताया, पंजाब के जिला अमृतसर कपूरथला में ब्यास नदी के तट पर स्थित राधा स्वामी ब्यास डेरा में चल रहे आध्यात्मिक सत्संग में पूछा। वहाँ मुझे मानसिक शांति मिली। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने लोगों से भीख मांगकर और कुछ उधार पैसे लेकर अपना गुजारा किया और सत्संग में ही दिन बिताने लगा। इस दौरान डर और नाराजगी के कारण अपने परिवार से एक बार भी फ़ोन पर संपर्क नहीं किया। जब मेरा थोड़ा मन शांत हुआ और पैसे खत्म हो गए तब मुझे परिवार की याद आई और मैं वापस गाजियाबाद आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि घर में मेरी मौत का शोक मनाया जा रहा है और मेरी फ़ोटो पर माला चढ़ी तो मैं खुद सन्न रह गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना बड़ा बखेड़ा शुरू हो चुका। गिरधर सिंह के सकुशल वापस लौटने से उनका परिवार में खुशी तो थी, लेकिन इस घटना ने गाजियाबाद और फॉरेंसिक टीम की शिनाख्त प्रणाली के सामने कई प्रश्न खड़े कर दिए। सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि गंगा नहर से जो शव बरामद हुआ, जिसका 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, जिसे गिरधारी समझकर जला दिया गया, वह वास्तविक मृतक कौन था? उसकी मौत कैसे हुई? क्या उसके परिवार को कभी पता चल पाएगा? उनके बेटे या भाई का अंतिम संस्कार गाजियाबाद के एक अनजान परिवार ने कर दिया। शिनाख्त में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जब मीडिया ने गिरधर के परिजनों से पूछा तो उन्होंने किसी दूसरे के शव को अपना बेटा मान लिया। तो उन्होंने एक बेहद अजीबोगरीब सफाई दी। परिजनों ने उन्होंने कहा कि माँ और बहनों ने कहा सबका चेहरा पूरी तरह झुलसा और लाल पड़ चुका था, जिससे चेहरा पहचानना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने कद काठी, शरीर की बनावट और कपड़े के आधार पर ही जांच की थी। एक लावारिस और सड़े हुए शव को सौंपने से पहले पुलिस ने वैज्ञानिक और कानूनी नियमों के तहत DNA प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट का मिलान क्यों नहीं करवाया? इन सब तरीके से गाजियाबाद की यह घटना सिर्फ किसी फिल्म स्पेशल थ्रिलर से कम नहीं रही। यह हमारे समाज, असल और प्रशासनिक व्यवस्था का एक कड़वा सच उजागर करती है। शुरुआत में कौशाम्बी थाना में नैना और शैलेश वर्मा पर हुए हमला को गंभीरता से लिया गया था। तो गिरधर पर कड़ी धाराओं में कार्रवाई की होती तो शायद वह इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आता और न ही भ्रम पूरा होता। दूसरी ओर घटना समाज के लिए यह सबक है, अत्यधिक भावुकता, अंधविश्वास या किसी पुरानी रंजिश के चलते बिना पुख्ता वैज्ञानिक सबूतों के किसी अज्ञात शव को अपना मान लेना, किसी निर्दोष पर हत्या का आरोप लगा देना